हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी एजीएस 00 के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर 2 जो था किंग फार्मर्स एंड टाउन्स को डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, आज का एक वीडियो जो था वो लास्ट वीडियो इस चैप्टर का होने वाला है, जिसमें हमारे जो बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो एक्चुअली में है लैंड ग्रांट एंड न्यू रूरल एलाइट। हेडिंग से आपको क्लियर हो गया होगा कि इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमको पढ़ना क्या है। देखिए दोस्तों, एंशिएंट पीरियड के दौरान जो होता है हमारे कंट्री के अंदर क्या था, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये बेसिकली जो होता है बात है कॉमन एरा की। ठीक है, जब कॉमन एरा की जो पीरियड होता है उसकी शुरुआत होती है, ठीक है, उस समय क्या होता है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो होता है एक नई तरीके की पॉलिसी का होता है काफी ज्यादा प्रचलन होता है, और उस पॉलिसी का नाम एक्चुअली होता है लैंड ग्रांट। ठीक है, मतलब कि कॉमन एरा का जब शुरुआत होती है उस समय हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर होता है जमीनों को दान करने की जो पॉलिसी होती है, जमीनों को दान करने की जो प्रथा होती है, इसका काफी ज्यादा वो प्रचलन होता है। ठीक है, खुदाई में जो होता है हमको हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन होते हैं, ठीक है, स्टोन्स के ऊपर या फिर कॉपर प्लेट के ऊपर ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन होता है हमको खुदाई में होता है मिले हुए हैं, जिनसे ये बात जो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है कि कॉमन एरा के दौरान जो था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जमीनें जो थे वो राजा महाराजाओं के द्वारा जो थे वो दान की जाती थी। देखो, ये स्टोन कॉपर प्लेट जो था एक्चुअली में एक रिकॉर्ड के तरीके से काम करते थे। ठीक है, कि लैंड ग्रांट जो था वो दिया गया है। ठीक है, मतलब इसमें होता यह था कि मान लीजिए कोई ए राजा होता था, वो किसी बी व्यक्ति को था वो लैंड ग्रांट करता था, तो अब राजा ने जो होता है इस व्यक्ति को जमीन दान में दिया है, इसका एक रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए। तो ये जो जमीन दान करने का जो रिकॉर्ड होता था ये किसी पत्थर के ऊपर या फिर कॉपर प्लेट के ऊपर लिखवा लिया जाता था। ठीक है, ताकि एक रिकॉर्ड के रूप में इनके पास बना रहे कि हाँ मैंने ये जमीन जो होती है वो इस पर्टिकुलर व्यक्ति को होता है वो दान में दी है। ठीक है, ये रखने के लिए जो था ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो थे वो राजाओं ने जो थे लिखाए थे। ठीक है, जो कि हमको खुदाई में मिले हैं, जिनसे ये बात स्पष्ट होती है कि लैंड ग्रांट के सिस्टम, लैंड ग्रांट की जो पॉलिसी जो थी उस समय काफी ज्यादा प्रचलन में थी। देखिए दोस्तों, ये जितने भी इंस्क्रिप्शन होते हैं इनमें जो होता है अधिकतर ये सब संस्कृत लैंग्वेज के अंदर होता है लिखे गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात जो होती है ध्यान देने वाली वो ये है कि जो इंस्क्रिप्शन हमारे हैं जिनके ऊपर हमको लैंड ग्रांट के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन जो पर्टिकुलरली 7th सेंचुरी के बाद के हमको जो मिले हुए हैं इंस्क्रिप्शन, उनमें हमको संस्कृत लैंग्वेज तो देखने को मिलती है, लेकिन 7th सेंचुरी के बाद के जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उनमें हमको संस्कृत लैंग्वेज के साथ साथ जो होता है लोकल लैंग्वेजेस जो है, लोकल लैंग्वेजेस हो गए, ठीक है, जैसे कि आपका तमिल हो गया या फिर तेलुगु हो गया, ऐसे बहुत सारे लोकल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल हमको ऐसे इंस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिले हैं। आई होप दोस्तों आपको ये सारी की सारी बातें जो तो समझ में आ गई होंगी। देखिए दोस्तों, ये लैंड ग्रांट जो था बेसिकली किंग वगैरह के द्वारा किया जाता था। किंग हो गए या फिर कोई और दूसरे जो रिच या फिर और पावरफुल अथॉरिटी वाले जो लोग होते थे उनके द्वारा किया जाता था। ब्राह्मण्स वगैरह को दिया जाता था, ब्राह्मण्स हो गए या फिर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया, उन सबको ये जमीनें दान में की जाती थी। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी होता है हमारे बुक के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, प्रभावती गुप्ता जी का। ठीक है, प्रभावती गुप्ता जी के बारे में आप सब लोग जो जानते भी होंगे अगर आपने पहले एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, प्रभावती गुप्ता जो थी वो एक्चुअली में प्रभावती गुप्त सॉरी, ठीक है, प्रभावती गुप्त जो थे वो एक्चुअली में जो चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे उनकी जो थे पुत्री थी। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड उनको विक्रमादित्य भी हम कहते हैं, उनकी जो थे पुत्री थी। इनका विवाह जो था चंद्रगुप्त सेकंड ने जो था साउथ इंडिया का, साउथ इंडिया में ठीक है बेसिकली दक्कन का जो एरिया है वहां पे जो था एक पावरफुल एम्पायर जो था हुआ करता था वाकाटक शासकों का। ठीक है, वाकाटक जो था एक एम्पायर हुआ करता था साउथ इंडिया में, दक्कन जो दक्कन का एरिया है ना वहां पे जो था ये एम्पायर हुआ करता था। इसी एम्पायर में जो था चंद्रगुप्त सेकंड ने प्रभावती गुप्ता जी की जो थी वो शादी जो थी यहाँ पे की थी। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जो प्रभावती गुप्ता जी को डिस्कस करने का पॉइंट जो है वो ये है कि प्रभावती गुप्ता जो थी, ठीक है, हालांकि उस समय एंशिएंट पीरियड के दौरान जो था महिलाओं की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी नहीं थी, उनको जो था प्रॉपर्टी वगैरह रखने का, जैसे जमीन वगैरह रखने का कोई अधिकार जो था नहीं था। लेकिन प्रभावती गुप्ता जो थी इनके पास जो था अपनी खुद की प्रॉपर्टी थी, मतलब कि इनके पास अपने खुद की जो थे वो जमीन वगैरह जो थी वो थी,
और उन्होंने क्या किया था, अपनी इस जमीन में से कुछ जमीनें जो थी वो दंगुना नाम का एक गांव है, वहां के निवासियों को था इन्होंने ये जमीन जो थी वो दान भी की थी। ठीक है, ऐसा हमको एक इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ मिला हुआ है। ठीक है, ये दंगुना नाम का आपके सोर्स में जो दिया हुआ है, आप अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसको उसमें पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात जो होती है उभर करके आती है कि ये जो कंट्राडिक्टरी पोजीशन हमको यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, कंट्राडिक्टरी क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एंशिएंट पीरियड के दौरान महिलाओं को प्रॉपर्टी वगैरह रखने का अधिकार था नहीं, तो फिर प्रभावती गुप्ता जी को था ये अधिकार कैसे मिल गया। तो इस पर जो हमारे जो इतिहासकारक हैं उनका जो था कहना है कि क्योंकि प्रभावती गुप्ता जी जो थी वो कोई एक आम औरत जो थी नहीं थी, क्योंकि भाई ये राजकुमारी थी, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो राजकुमारी थी उनकी जो पोजीशन हो वो शायद कैसी हो, एक्सेप्शन हो। ठीक है, मतलब कि जो कानून बना हुआ था कि महिलाएं प्रॉपर्टी नहीं रख सकती हैं, हो सकता है कि प्रभावती गुप्ता जो थी वो राजकुमारी होने की वजह से ये नियम जो था वो इनके ऊपर एक्सेप्शन रहा हो। या फिर दूसरी बात जो होती है ये भी हो सकती है कि ये जो भी कायदे कानून महिलाओं के लिए बने थे, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी नहीं रह सकती हैं या फिर हिस्सा नहीं मांग सकती हैं, ठीक है, घर की जायदाद में, ये हो सकता है कि ऐसे जो भी कायदे कानून जो थे उनको हो सकता है स्ट्रिक्टली फॉलो ही नहीं किया जाता हो, जिसकी वजह से क्या था, प्रभावती गुप्ता जी के पास क्या था, प्रॉपर्टी थी। आई होप दोस्तों आपको ये सारी की सारी बातें जो थी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और ये है, ठीक है, कि जो भी जमीनें होती थी जिनको दान में किया जाता था, उन जमीनों का साइज जो था वो काफी ज्यादा वेरी करता था। ठीक है, मतलब कि कहीं पे क्या होता था, कुछ छोटी सी जमीन का टुकड़ा जो था वो दान में दे कर दिया गया। ठीक है, कहीं पे जो था दान में जो था काफी बड़े बड़े जो लैंड जो थे उनको जो था दान में कर दिया गया था। ठीक है, और जो जमीनें दान में दी जाती थी उनके साइज में डिफरेंस होने के साथ साथ क्या था, जो राइट होते थे, जो अधिकार होते थे, जो कि डोनीज को मिलते थे, जो अधिकार जो कि डोनीज को था मिलते थे, मतलब कि जिसको डोनेट किया जाता था उसको जो अधिकार मिलते थे इन जमीनों के ऊपर, वो भी जो थे अलग अलग होते थे। मतलब कि मान लीजिए कोई ए पर्सन है, इसको जो अधिकार मिले हैं उस डोनेटेड के लैंड के ऊपर, वो हो सकता है कि बी पर्सन को जो लैंड मिला हुआ हो उसके ऊपर इस पर्सन का जो राइट है उन दोनों के बीच में क्या हो, डिफरेंस हो सकता हो। ठीक है, तो जो भी जमीनें दान में जो कि लोगों को मिलती थी उस पर जो लोगों का अधिकार होता था उसमें भी हमको वेरिएशन देखने को मिलता है, लैंड के साइज में वेरिएशन के साथ साथ। आई होप दोस्तों आपको सारी की सारी बातें जो समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे दोस्तों एक सवाल जो था उभर करके आता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से जो राजा महाराजा जो थे उनको ये जमीनें दान करने की जो थी वो नौबत आ गई। तो इसके ऊपर हमारे इतिहासकारकों के रुतार बहुत सारे ओपिनियंस हैं, ठीक है, जिनको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे जो इतिहासकारक हैं उनका कहना है, ठीक है, कि ये लैंड ग्रांट जो था एक्चुअली में ये एक स्ट्रेटजी थी एक तरीके से। ठीक है, मैं पूरा आपको अच्छे से लिख करके बताता हूं कि कुछ इतिहासकारक हमारे मानते हैं कि जो लैंड ग्रांट जो था ये एक्चुअली में एक नई स्ट्रेटजी थी, इंक्रीज करने की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को। ठीक है, अब इसमें इनका कहने का मतलब जो था वो ये था कि राजा महाराजा जो थे वो अपने साम्राज्य के अंदर जो था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते थे, और इसीलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए राजा महाराजाओं ने क्या किया, अपने राज्य के अंदर जो लोग रहते थे उनको ज्यादा से ज्यादा जमीनें जो थी वो दान में दे दी, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, खेती कर सके, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो एक्सपेंड हो सके। इसके वजह से क्या था, उन राजाओं ने दान देना जो था शुरू किया। दूसरा यहाँ पे जो था कारण जो था बताया जाता है वो ये है, ठीक है, कि राजा महाराजा जो थे को अपने आप को था अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, अपने अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए, अपने आप को था भगवान के रूप में जो था दिखाने के लिए, ठीक है, लोगों में अपनी जो इमेज होती है उसको बनाए रखने के लिए क्या था, वो लैंड ग्रांट जो था करते थे। ठीक है, तीसरी यहाँ पे बात जो होती है आती है वही आती है, ठीक है, कि कुछ इतिहासकारक जो था ये भी मानते हैं कि जो राजा महाराजा जो थे, ठीक है, उनका जो कंट्रोल जो था, ठीक है, उनकी जो पावर जो थी अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, ठीक है, मतलब कि जो भी दूसरे और जो रूलिंग ग्रुप जो थे जो कि राजा के अंदर काम करते थे, राजा के अंडर में काम करते थे, ठीक है, तो राजा का जो कंट्रोल था ऐसे बाकी के ग्रुप्स के ऊपर, वो हो सकता है कि उनका कंट्रोल जो था बाकी ग्रुप्स के ऊपर वो ढीला होता चला गया। ठीक है, उनकी जो पावर जो थी, उनकी जो हम कह सकते हैं जो डोमिनेशन जो था, ठीक है, बाकी के ग्रुप्स के ऊपर वो ढीला होता चला गया। ठीक है, और इसके वजह से, ठीक है, जो राजा महाराजा जो थे, ठीक है, वो बाकी के जो ग्रुप्स होते हैं उनसे नाराज ना हो, उनको छोड़ करके ना जाए,
उनको खुश करने के लिए क्या था, जो राजा महाराजा जो थे वो जमीनें जो थे दान में दिया करते थे, ताकि उनकी अपनी जो डोमिनेशन होती है बाकी के जो सबऑर्डिनेट ग्रुप्स के लोग हैं रूलिंग कम्युनिटी से, उनके ऊपर उनकी डोमिनेशन बनी रहे। ठीक है, इसके लिए क्या था, वो जमीनें दान में दिया करते थे। बस इसमें दोस्तों जो था इतना ही जो था आपके जानने के लिए जो था काफी है। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम इसमें आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्चुअली में टाउन्स से रिलेटेड है, जिसमें बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि जो टाउन जो थे उनका ओरिजिन आखिरकार कब हुआ, उनके फीचर्स क्या क्या थे, ठीक है, उनका इंपॉर्टेंस क्या क्या था, सिग्निफिकेंस वगैरह उनका क्या क्या था, उनका रोल क्या था एंशिएंट पीरियड के समय में, वो सारी चीजें होता है इसके अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, टाउन्स के बारे में। सो ध्यान से पढ़िएगा, टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि 6th सेंचुरी बीसी के आसपास 6th सेंचुरी बीसी के आसपास हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में होता है बहुत सारे नए नए टाउन्स का होता है वो एवोल्यूशन होता है। इनकी खास बात जो होती है वो ये होती है कि ये जितने भी टाउन्स होते हैं इनमें से अधिकतर टाउन जो थे ये कैपिटल थे महाजनपदों के, मतलब कि जो महाजनपद जो थे, जो अर्ली स्टेट जो थे, इनके जो थे राजधानियां हुआ करते थे। कौन? टाउन्स वगैरह। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि पाटलिपुत्र जो टाउन जो था वो मगध की जो थे राजधानी बनी थी। ठीक है, ऐसे राजगिरी भी था। ठीक है, इसके साथ साथ जो था वो ये था, ठीक है, कि ये जितने भी टाउन्स होते थे ये एक्चुअली में किसी भी ना किसी तरीके के जो कम्युनिकेशन रूट होता था उसके पास जो थे लोकेटेड होते थे, यानी कि लोकेटेड नियर कम्युनिकेशन रूट। कम्युनिकेशन रूट से मेरा मतलब ये है कि जो टाउन्स होते थे ये बेसिकली ऐसे जगह पे स्थापित किए जाते थे जहां पे क्या था, किसी ना किसी तरीके का कम्युनिकेशन रूट जो था वो जरूर पास होता था। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल होता है, हमको दिया गया है कि जो पाटलिपुत्र होता है, पाटलिपुत्र जो था ये एक्चुअली जो था रिवराइन रूट के पास जो था लोकेटेड है। ठीक है, मतलब कि जहां पे पाटलिपुत्र है वहां से नदियों का जो था एक बहुत अच्छा नेटवर्क जो था फैला हुआ है। ठीक है, जिसको हम आसानी से कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए तरीके यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से जो उज्जैन था, ठीक है, उज्जैन जो था ये एक्चुअली में जो था एक तरीके से लैंड रूट के नेटवर्क के पास लोकेटेड था। मतलब कि उज्जैन जिस जगह पे लोकेटेड था वहां से जमीन पे, ठीक है, लैंड रूट जो था काफी दूर दूर तक जो था फैला हुआ था। ठीक है, उज्जैन के आसपास जो था जहां पे लोकेटेड था। इसके साथ साथ जो पुहार का इलाका है, पुहार जो था एक्चुअली सी रूट के पास लोकेटेड था। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि अधिकतर जो टाउन्स होते हैं वो किसी ना किसी तरीके के ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के जो रूट जो था उसके पास जो था वो लोकेटेड हुआ करता था। इसके साथ साथ दोस्तों होता है कि जो टाउन्स होते थे, ठीक है, ये टाउन्स जो थे बेसिकली हमारे एंशिएंट पीरियड के समय में, ठीक है, और आज भी होते हैं ये टाउन्स वगैरह जो थे एक्चुअली में इकोनॉमिकल, ठीक है, सोशल, या बात करो कल्चरल, या बात करो पॉलिटिकल, जितनी भी एक्टिविटीज होती थी उन सभी के जो थे सेंटर हुआ करते थे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि एंशिएंट पीरियड के दौरान में जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती थी, ठीक है, चाहे वो ट्रेड वगैरह हो, ठीक है, चाहे वो आपका मार्केट वगैरह से रिलेटेड कोई काम हो, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई काम हो जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड हो, वो बेसिकली इन्हीं टाउन्स के अंदर हुआ करते थे। ठीक है, कोई भी जो था पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, ठीक है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम हो, ठीक है, टैक्सेशन का कोई काम हो, राजा महाराजाओं के घर जो थे वो सब जो थे वो टाउन्स के अंदर लोकेटेड होते थे। इसके साथ साथ जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, जितनी भी सोशल एक्टिविटीज होती थी, उन सबका केंद्र भी जो था वो टाउन्स ही हुआ करते थे। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों जो था यहाँ पे टाउन्स के बारे में थोड़ा बहुत और कुछ जो था बताया गया है जिनको हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये टाउन जो थे बेसिकली एक्चुअली रेसिडेंट होते थे, रेसिडेंशियल प्लेसेस होते थे किंग्स के और दूसरे रूलिंग कम्युनिटीज के। ठीक है, मतलब कि जो राजा महाराजा जो होते थे या फिर दूसरे शासक वर्ग के जो लोग होते थे वो इन्हीं टाउन्स के अंदर जो रहा करते थे। ठीक है, खुदाई में जो था हमको ऐसे बहुत सारी प्रीशियस चीजें जो मिली हुई हैं जिनसे बात जो स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अलग अलग टाउन्स जो हमारे कंट्री के अंदर जो थे जिनका एवोल्यूशन 6th सेंचुरी बीसी के आसपास हुआ था, वहां पे खुदाई करने पे जो था हमको ऐसे बहुत सारी कीमती वस्तुएं मिली हुई है। ठीक है, जैसे कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है, ये मिला हुआ है। इसके साथ साथ बहुत सारे हमको टूल्स मिले हुए हैं, वेपन्स मिले हुए हैं, ठीक है, ऑर्नामेंट्स भी होते मिले हुए हैं खुदाई में। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा कीमती हैं और ये काफी कीमती मटेरियल से जो थे बने भी हुए थे, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया,
सिल्वर हो गया, सोना चांदी, ठीक है, आपके जो था शेल हो गए, कॉपर हो गए, ब्रॉन्ज हो गए, ऐसे बहुत सारे तरीके के प्रीशियस मटेरियल से जो था बने होते थे, ठीक है, जिनके आधार पर हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो मानते हैं कि टाउन्स के अंदर जो था बेसिकली जो रूलिंग कम्युनिटी या फिर जो किंग होते थे वो रहा करते थे। इसके साथ साथ दोस्तों होता है एक बात यहाँ पे ये भी बताई गई है कि एक्चुअली में टाउन्स में हमको जो है खुदाई में बहुत सारे वोटिव इंस्क्रिप्शन भी जो है मिले हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे वोटिव इंस्क्रिप्शंस भी जो है मिले हुए हैं, ठीक है। अब ये वोटिव इंस्क्रिप्शन एक्चुअली में क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, वोटिव इंस्क्रिप्शन होता है एक्चुअली में एक ऐसे इंस्क्रिप्शन होते हैं जिनमें क्या था, जब कभी राजा महाराजा जो होते थे वो किसी को क्या था गिफ्ट दिया करते थे, तो उन सारे गिफ्ट को जो था वो एक रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या था, उनको इंस्क्रिप्शन के अंदर जो था वो लिखवा लेते थे कि मैंने इनको जो था वो दिया है, ये चीज जो था गिफ्ट के रूप में दी थी, ठीक है। तो उन सारी चीजों को क्या करते थे, एक इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखवा लेते थे, और इसी इंस्क्रिप्शन को जिसमें क्या होता है राजा महाराजाओं के द्वारा जो गिफ्ट दिए गए, जो डोनेट किए गए, ठीक है, उन सारी चीजों को लेखा जोखा हमको देखने को मिलता है, उन्हीं इंस्क्रिप्शन को होता है वोटिव इंस्क्रिप्शन होता है कहते हैं। इस वोटिव इंस्क्रिप्शन से जो होता है हमको, जो कि खुदाई में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों से मिले हैं, इनसे हमको ये जानकारी मिलती है कि शहरों में, ठीक है, शहरों में राजा, ठीक है, राजा महाराजा के साथ साथ जो थे या फिर दूसरे जो शासक वर्ग के लोग जो थे उनके साथ साथ जो था शहरों में बहुत सारे और भी कम्युनिटीज भी जो था रहा करती थी, ठीक है, जैसे कि ब्लैक स्मिथ हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, ठीक है, टीचर्स हो गए, ओ सॉरी, टीचर्स वगैरह हो गए, ठीक है, और लॉयर्स वगैरह हो गए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग जो थे वो मर्चेंट वगैरह हो गए, ठीक है, लॉयर सॉरी यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे दूसरे लोग भी जो थे वो वेबर्स हो गए आपके, ऐसे बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज भी जो थे वो शहरों के अंदर जो था रहा करती थी, किंग्स और रूलिंग कम्युनिटीज के अलावा भी। इसके साथ साथ जो था एक मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि शहरों के अंदर जो था वो गिल्ड्स भी जो था रहा करते थे, गिल्ड्स या फिर जिनको हम श्रेणीज कहते हैं, ठीक है, गिल्ड या फिर श्रेणी जो थे क्या होते थे, ये एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइजेशन होते थे, ठीक है, व्यापारियों के, ये एक्चुअली में व्यापारियों के या फिर आप कह सकते हो वेबर्स के, ठीक है, जो वेबर्स वगैरह होते थे या फिर जो व्यापारी होते थे उनका जो था एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइजेशन होता था, ठीक है, जिनको हम क्या थे गिल्ड वगैरह जो थे या फिर श्रेणी वगैरह जो थे कहा करते थे, जो कि शहरों के अंदर जो था रहा करते थे, ठीक है। ये लोग गिल्ड वगैरह जो होते थे, यानी कि जो मर्चेंट का जो पूरा झुंड होता था, ये क्या करता था, गांव से पहले जो था रॉ मटेरियल को क्या था एसेस करते थे, ठीक है, मतलब कि गांव से क्या था रॉ मटेरियल लेते थे, फिर से रॉ मटेरियल से क्या था वो फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे, और फिर इस फिनिश प्रोडक्ट को क्या करते थे वो शहरों के अंदर जो था अच्छे दामों में जो था बेच करके और काफी अच्छा जो था मुनाफा कमा लेते थे। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें जो था टाउन से रिलेटेड वो समझ में आगे होंगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो था मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली हमको ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में जो था डिस्कस करना है कि ये जो 600 बीसी से लेकर के 600 सी तक का, ठीक है, जो ट्रेडिंग सिस्टम जो था ये एक्चुअली में कैसा था उसके बारे में हमको था डिस्कस करना है, ठीक है। ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में जो था हमको डिस्कस करना है, जो कि 600 बीसी से लेकर के 600 सी तक का था, ठीक है। इसमें ट्रेडिंग सिस्टम के साथ साथ जो था हमको जो कॉइनेज सिस्टम जो था या फिर आप कह लो मॉनेटरी सिस्टम जो था उसको भी जो था इसी के अंदर डिस्कस करना है, ठीक है। ट्रेडिंग सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम को जो है इस टॉपिक के अंदर हमको देखना है। देखिए दोस्तों 600 बीसी से लेकर के 600 सी तक का, ठीक है, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर होता है हमको एक बहुत ही डेंस नेटवर्क जो होता है ट्रेड का वो देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमारा जो था, ठीक है, उसमें 600 बीसी से लेकर के 600 सी तक का एक बहुत ही जो था डेंस नेटवर्क जो था ट्रेड का, व्यापार का जो था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर एग्जिस्ट करता था। ये ट्रेड जो था एक्चुअली में इनलैंड भी था, मतलब कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी जो था व्यापार के एक बहुत ही अच्छा खासा नेटवर्क जो था व्यापार का फैला हुआ था, और ये ट्रेड जो था एक्चुअली डिस्टेंट लैंड भी था। डिस्टेंट लैंड मतलब कि व्यापार जो था
आंतरिक व्यापार होने के साथ साथ क्या था, भारत का व्यापार जो था दुनिया के बाकी के जो दूसरे हिस्से होते थे उनसे भी जो था व्यापार हुआ करता था। जैसे यहाँ पे जो था एग्जाम्पल में हमारा बताया गया है कि लैंड रूट के जरिए जो था, जो लैंड रूट के जरिए जो था हमारा व्यापार जो था सेंट्रल एशिया या फिर उसके बाकी के जो आगे के जो देश हैं उनके साथ जो था हमारा लैंड रूट के जरिए जो था व्यापार होता था। इसके साथ साथ जो था हमारा सी रूट के जरिए भी जो था दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो था व्यापार होता था। ठीक है, जैसे कि सी रूट में आपका अरेबियन सी से जो था वो अरेबियन सी से जो था हमारा ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ जो था हमारा अच्छा खासा व्यापार जो था बना हुआ था। इसके साथ साथ जो था सी रूट में हमारा जो बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है, बे ऑफ बंगाल, यहां से जो था हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होती हैं, ठीक है, चाइना जो हो गए, इन सारे कंट्रीज के साथ जो था वो उस समय हम व्यापार जो था वो किया करते थे। और यहाँ पे एक और बात दोस्तों जो था बताई गई कि जितने भी हमारे जो ट्रेड रूट होते थे, चाहे वो लैंड रूट हो या फिर जो सी रूट होते थे, इन पे जो चलने वाले जो लोग होते थे, ठीक है, जो कि ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होते थे, वो भी जो था काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट होते थे। ठीक है, मतलब ये जो भी हमारे ट्रेड के रूट होते थे इन पे जो था बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग जो थे चला करते थे। ठीक है, जैसे इसमें पेडलर भी होते थे। पेडलर मतलब कि जो फेरी वाले होते हैं ना, ठीक है, जो कि सामान को लेकर के गली गली में घूमते रहते हैं और चीजों को बेचते रहते हैं, वो भी जो था इन सारे ट्रेड रूट के ऊपर आते थे अपने सामान को बेचने के लिए। इसके साथ साथ जो था जो मर्चेंट होते थे, ठीक है, जो व्यापारी वगैरह होते थे, ये भी जो था ये सारे लैंड रूट के ऊपर जो था जो भी ट्रेड रूट होते थे उन पे घुमा करते थे, इन पे आते थे, इनका यूज जो था किया करते थे। ठीक है, मर्चेंट जो थे बेसिकली ये कारवां में चलते थे। ठीक है, ये अकेले नहीं चलते थे, कारवां में जो था चलते थे। ठीक है, बुलक कार्ट के कारवां में, ठीक है, बुलक कार्ट का जो था एक कारवां बना लेते थे, उसके साथ जो था वो चला करते थे। ठीक है, बुलक कार्ट के साथ साथ जो दूसरे पैक एनिमल जो थे उनका जो भी जो था इस्तेमाल क्या करते थे। ठीक है, पैक एनिमल मतलब जैसे हॉर्स हो गए, ठीक है, या फिर कैमल्स वगैरह हो गए, उनके साथ भी जो था चला करते थे। ठीक है, बुलक कार्ट के साथ साथ। ठीक है, और यहाँ पे एक बात जो होती है दोस्तों ये बताई गई है कि एक तरीके से कि फिलहाल मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। हाँ, कि ये जो ट्रेड होता था, ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर जो था जिन जिन चीजों का जो ट्रेड होता था वो भी काफी जो थे वो वैरायटी ऑफ चीजों का जो था ट्रेड हुआ करता था। जैसे कि ट्रेड में जो था सॉल्ट भी आता था, ठीक है, आपके क्लॉथ भी आता था, क्लॉथ का ग्रेन्स का भी ट्रेड जो था हुआ करता था। ठीक है, मेटल ओर का भी जो था ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कमोडिटीज थी, ठीक है, जिनका ट्रेड जो था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हुआ करता था। इसके साथ साथ जो था स्पाइसेस का, ठीक है, टेक्सटाइल का हो गया, इन सारी चीजों का ट्रेड जो था वो हमारा उस समय का जो रोमन एम्पायर जो था, जो रोमन साम्राज्य जो था यूरोप का, वहां पे जो था उसके साथ जो था स्पाइसेस का, टेक्सटाइल का हमारा जो था काफी अच्छा खासा व्यापार जो था हुआ करता था। ठीक है, इन सारी चीजों का जो था हम अपना जो अरेबियन सी होता है उसके जरिए मेडिटेरियन जाते थे, मेडिटेरियन से फिर क्या था हम रोमन एम्पायर में सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट जो था वो कर दिया करते थे, एक्सपोर्ट जो था वो कर दिया करते थे। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों जो था यहाँ पे ये भी बताया गया है, ठीक है, कि जो काफी ज्यादा जो सक्सेसफुल मर्चेंट होते थे, ठीक है, जो सक्सेसफुल मर्चेंट होते थे, ठीक है, ऐसे व्यापारी जो काफी ज्यादा जो था समृद्ध हो चुके थे, काफी ज्यादा सफल हो चुके थे, उनको बेसिकली में जो था मसत्तवन कहा जाता था, मसत्तवान। ठीक है, तमिल भाषा के अंदर जो था उनको मसत्तवान जो था कहा जाता था। इसके साथ साथ जो था इनको जो था वो सत्तावाहस भी जो था कहा जाता था, सत्तावाहस जो था कहा जाता था, या फिर सेठी भी जो था कहा जाता था, इनको सेठी वगैरह भी जो था इनको कहा जाता था प्राकृत भाषा के अंदर। ठीक है, आई होप आपको सारी की सारी बातें जो तो समझ आ गई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो था एक बात जो होती है गौर करने वाली जो है वो ये है कि ट्रेड करने के लिए जो होता है हमको किसी एक मीडियम की जो जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि आज आप ट्रेड जो होता है वो किस तरीके से करते हैं, ठीक है, पैसे के जरिए करते हैं। ठीक है, किसी को हम पैसे देते हैं और उससे कमोडिटी जो होता है या फिर जो भी चीज हमको चाहिए होती है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से बिल्कुल क्या था हमारे जो ट्रेडिंग सिस्टम होता था, ठीक है, इसको काफी ज्यादा आसान बनाने के लिए, ठीक है, चीजों का जो आदान प्रदान होता है, ठीक है, वो काफी ज्यादा आसान हो जाए, इसके लिए क्या था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर था एक वेल डेवलप्ड
एक वेल डेवलप्ड कॉइनेज सिस्टम को जो था इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है, कॉइनेज सिस्टम मतलब कि जो सिक्के वगैरह होते हैं ना, उनका एक अच्छा खासा सिस्टम जो था हमारे कंट्री के अंदर जो था 600 बीसी के आसपास जो था इंट्रोड्यूस कराया गया था, ताकि जो हमारे देश के अंदर जो व्यापार हो रहा है, ठीक है, वो काफी ज्यादा आसान हो सके, काफी ज्यादा चीजें जो होती है उसमें आसान हो सके। ठीक है, अगर हम इस कॉइनेज सिस्टम की बात करें तो इस कॉइनेज सिस्टम में बेसिकली सबसे पहले जो नंबर आता है, ठीक है, इस कॉइनेज सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमारे कंट्री के अंदर था 600 बीसी के आसपास जो था पंचमार्क कॉइन को जो था इंट्रोड्यूस कराया गया था। पंचमार्क कॉइन को सबसे पहले जो था इंट्रोड्यूस कराया गया था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर 600 बीसी के आसपास। ठीक है, ये पंचमार्क कॉइन जो थे वो एक्चुअली में सिल्वर के या फिर कॉपर के जो थे बने होते थे। ठीक है, खुदाई में जो था हमको ये पंचमार्क कॉइन जो था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे जगहों से जो है मिले हुए हैं। ठीक है, हमारे जो हिस्टोरियन होते हैं एक्चुअली में क्या है कि ये जो पंचमार्क कॉइन है जो कि हमको खुदाई पे मिले हुए हैं, इनके ऊपर हमको बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारे चिन्ह जो होते हैं वो देखने को मिले हैं। ठीक है, और इन सारे चिन्हों का एग्जामाइन करने के बाद, ठीक है, इन सारे चिन्हों को अच्छी तरीके से समझने के बाद जो होता है हमारे जो इतिहासकारक होते हैं उनका ये मानना है कि जो पंचमार्क कॉइन जो थे इनको एक्चुअली में जो राजा महाराजा जो थे उस समय के, उन्हें जो था सारे शायद इसको इंट्रोड्यूस कराया गया होगा। ठीक है, ये जो पंचमार्क कॉइन जो थे इसको शायद राजाओं ने जो था इंट्रोड्यूस कराया होगा, ऐसे हमारे इतिहासकारकों ने इसके ऊपर जो सिंबल बने हुए हैं उनके आधार पर कहा है। लेकिन हमारे इतिहासकारों का यह भी मानना है कि राजा के साथ साथ होता है ऐसा भी पॉसिबल है कि इन सारे पंचमार्क कॉइन को जो बैंकर्स होते थे, ठीक है, जो मर्चेंट होते थे और यहाँ तक कि जो शहर के जो लोग होते थे, ऐसा भी पॉसिबल है कि इन सब लोगों ने भी जो था इसको इंट्रोड्यूस कराया होगा। ठीक है, इसके साथ साथ फिर आगे जाकर के हमको सेकेंड बीसी के आसपास जो होता है, सेकेंड सेंचुरी बीसी के आसपास हमको जो इंडो ग्रीक शासक जो थे, ठीक है, इंडो ग्रीक शासक जो थे जिन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट जो था अपने किंगडम को इस्टेब्लिश किया था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, इन इंडो ग्रीक रूलर्स ने हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है, इन इंडो ग्रीक रूलर्स ने हमारे कंट्री के अंदर सबसे पहले ऐसे कॉइन्स को जो था इंट्रोड्यूस कराया था जिन कॉइन्स के ऊपर क्या था, राजा की इमेज भी होती थी और राजा का जो था नाम भी होता था। ठीक है, ऐसे कॉइन्स को जो था सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों ने जो था सेकंड सेंचुरी बीसी के आसपास जो था इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फर्स्ट सेंचुरी सी के आसपास जो होता है, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी सी के आसपास, ठीक है, जो कुषाण वंश के जो लोग जो थे, कुषाण शासक जो थे, इन्होंने हमारे कंट्री के अंदर सबसे पहले जो थे वो सोने के सिक्के जो थे वो इंट्रोड्यूस कराए थे, गोल्ड कॉइन जो थे इंट्रोड्यूस कराए थे। हालांकि जो ये गोल्ड कॉइन जो थे जिनको कुषाण के शासकों ने जो था फर्स्ट सेंचुरी सी के आसपास इंट्रोड्यूस कराया था, ये अपने वेट में जो थे, ठीक है, मतलब कि इनका जो वजन जो था, जो रोमन एम्पायर का और उस समय का जो ईरानियन एम्पायर जो था, इन दोनों एम्पायर के अंदर जो सोने के सिक्के चलते थे और जो कुषाण वंश के जो राजा जो थे इन्होंने जो सोने के सिक्के चलाए थे, उन दोनों का जो वेट जो था वो काफी ज्यादा जो था सिमिलर था। ठीक है, काफी ज्यादा जो था दोनों का वेट बराबर होता था। ये सारे दोस्तों जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है बहुत सारे मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे कि खुदाई में जो था हमको रोमन कॉइन जो होते हैं, ये सोने के कॉइन जो होते हैं एक्चुअली में हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारी जगहों पे मिले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो होता है हमको रोमन एम्पायर के दौरान के जो सोने के सिक्के जो थे वो हमको साउथ इंडिया में जो था खुदाई में जो था मिले हुए हैं। ठीक है, जिनसे बात जो है वो क्लियर तरीके से स्पष्ट हो जाती है कि भारत में उस समय व्यापार जो था वो आंतरिक व्यापार होने के साथ साथ जो था हमारा व्यापार जो था दुनिया के अन्य देशों के साथ भी जो था बना हुआ था। ठीक है, आई होप आपको ये सारी की सारी बातें जो थी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक बात जो होती है यहाँ पे गौर करने वाली जो ये है कि हमारे इतिहासकारक जो थे वो मानते हैं कि क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर क्या था, बहुत सारे गोल्ड कॉइन का जो था इंट्रोड्यूस कराया जाता था। ठीक है, व्यापार करने के लिए क्या था, बहुत सारे सोने के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसके आधार पर जो था हमारे इतिहासकारक होते हैं उनका मानना है कि जो भी कमोडिटीज होती थी, ठीक है, जो कमोडिटीज होती थी जिनका व्यापार होता था, उनका व्यापार एक्चुअली बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पर होता होगा। ठीक है, मतलब कि जो भी चीजें जो कि एक्सपोर्ट की जाती होंगी उनको काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में जो था एक्सपोर्ट की जाती होंगी, उनका जो ट्रांजैक्शन होगा वो काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में होता होगा। ठीक है, जिसके वजह से क्या था, जो दाम होते थे वो भी काफी ज्यादा हो जाते होंगे और उन दामों को जो था कम पैसे में जो था, ठीक है, कम मुद्राओं में जो था निपटाने के लिए लोग क्या थे, गोल्ड कॉइन्स का जो था इंट्रोड्यूस, गोल्ड कॉइन का जो था इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, ऐसा हमारे इतिहासकार जो था वो मानते हैं। ठीक है, और
यहाँ पे दोस्तों एक बात जो होती है वो ये ध्यान रखने वाली है कि राजा महाराजाओं के साथ साथ जो था क्या था, ठीक है, एक बात यहाँ पे है कि सबसे जो क्लासिकल, सबसे अच्छे क्वालिटी के जो सोने के सिक्के जो थे हमारे कंट्री के अंदर, वो एक्चुअली जो गुप्त काल के जो शासक जो थे, ठीक है, जो गुप्त रूलर जो थे, उन्होंने जो था इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। सोने के सिक्के जो थे सबसे पहले वो तो कुषाण शासकों ने इंट्रोड्यूस कराए थे, लेकिन सबसे अच्छे क्वालिटी के सोने के सिक्के जो थे वो एक्चुअली में जो गुप्त साम्राज्य के जो शासक जो थे उन्होंने जो था इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। आई एम सॉरी वो मारकर गिर गया, ठीक है। और हाँ, अब देखिए दोस्तों, राजा महाराजाओं के साथ साथ क्या था हमारे देश के अंदर था जो सिक्के जो थे वो कुछ ट्राइबल सोसाइटी ने भी जो था इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। कुछ ट्राइबल रिपब्लिक्स के जो लोग जो थे, ठीक है, जनजाति वगैरह के जो लोग होते थे, ठीक है, उन्होंने भी जो था अपने खुद के कुछ सिक्के जो थे वो इंट्रोड्यूस कराए थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो था एक एग्जांपल भी हमको बुक के अंदर दिया हुआ है कि हरियाणा और पंजाब के अंदर एक ट्राइब रहती थी, ठीक है, एक ट्राइब रहती थी जिसका नाम था योधिया ट्राइब। इस ट्राइब ने जो था अपने खुद के जो थे कॉपर सिक्के जो थे इंट्रोड्यूस कराए थे, ठीक है। कॉपर कॉइन्स को जो था जो कि इसके खुद के होते थे, इसने जो था इंट्रोड्यूस कराए थे, ठीक है। इन सारे इलाकों के अंदर होता है और बाकी के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर होता है अलग अलग हिस्सों में हमको ये बहुत सारे जो कॉपर कॉइन थे जिनको योधिया ट्राइब ने जो था इंट्रोड्यूस करा था, खुदाई में जो था मिले हुए हैं, ठीक है। जिनसे ये बात जो थी इंडिकेट हो जाती है, ये बात जो थी हमको स्पष्ट हो जाती है कि योधिया ट्राइब जो थी उस समय की, ठीक है, ये हालांकि क्या थी, एक जनजाति ट्राइब थी, ठीक है, जो कि जंगलों में रहा करते थे, लेकिन इनका उस समय का जो हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम होता था उसमें भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होता था। ये बात जो होती है इनके पॉइंट्स के मिलने के बाद जो होती है वो क्लियर हो जाती है, क्योंकि अगर होता है इन्होंने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, तो आखिरकार कॉपर कॉइन हमको इतनी बड़ी मात्रा में क्यों मिले, ठीक है। इस कॉपर कॉइन हमको इतनी बड़ी मात्रा में मिले हैं, इससे बात स्पष्ट होती है कि इन्होंने क्या किया होगा, ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट किया होगा, इन्होंने अपने सिक्के दिए होंगे, ठीक है, लोग सिक्के इधर उधर लेके गए होंगे, जिसके वजह से हमको इतने सारे सिक्के रुतक खुदाई में मिले हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको रुतक सारी की सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब इसके अंदर हमको इस टॉपिक के अंदर एक टर्निंग पॉइंट होता है देखने को मिलता है, ठीक है। अब वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि वो टर्निंग पॉइंट दोस्तों जो था वो ये था कि जब 6th सेंचुरी सी का टाइम आता है, ठीक है, ये पीरियड जो आता है तब क्या होता है, हमको जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं, जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं ये मिलना जो होता है पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, ठीक है। 6th सेंचुरी सी के बाद हमको गोल्ड कॉइन जो होता है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज्यादा जो होता है खुदाई में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो अब 6th सेंचुरी की सी के बाद आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से हम गोल्ड कॉइन जो थे मिलना बंद हो गए, ठीक है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गोल्ड कॉइन हमको पूरी तरीके से मिलना ही बंद हो गए, ठीक है। तो इस बात के ऊपर होता है हमारे जो इतिहास का ओपिनियन है, ठीक है, कुछ इतिहासकारों का होता है मानना है, ठीक है, कि 6th सेंचुरी सी के बाद क्या था, जो रोमन एम्पायर जो था जिससे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक अच्छा खासा व्यापार होता था, वो रोमन एम्पायर जो था पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। अब जब रोमन एम्पायर जो था पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया तो हमारा जो एक ट्रेड का, हमारे डिस्टेंट लैंड ट्रेड का एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट जो था वो पूरी तरीके से क्या था, गायब हो गया, ठीक है। अब जो कम्युनिटीज जो थी या फिर जो भी राज्य होते थे, जो भी रीजन होते थे जो कि रोमन एम्पायर के साथ क्या था, ट्रेड रिलेशन में जो थे जुड़े हुए थे, ठीक है, जिनके घर गृहस्थी जो था वो रोमन एम्पायर से व्यापार करने के बाद ही जो चलती थी, वो तो पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गए, ठीक है। और क्योंकि ये ट्रेडिंग सिस्टम जो था, ठीक है, ये पूरी तरीके से रोमन एम्पायर के टूटने के बाद जो था कोलैप्स हो गया, इसके वजह से क्या था, हमको गोल्ड कॉइन जो थे वो भी मिलना जो थे वो बंद हो गए, क्योंकि जब ट्रेडिंग सिस्टम जो था पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया तो फिर गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल जो था वो ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता ही नहीं होगा, जिसके वजह से क्या था, हमको गोल्ड कॉइन जो था मिलना बंद हो गए। दूसरी तरफ जो था हमारे कुछ जो हिस्टोरियंस हैं उनका ये भी मानना है कि 6th सेंचुरी सी के बाद जो था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे नए नए टाउन्स उभर करके आए, ठीक है, बहुत सारे नए तरीके के टाउन्स, बहुत सारे नए तरीके के ट्रेड रूट जो थे उभर करके आए, ठीक है। कुल मिलाकर के इनका कहना है कि 6th सेंचुरी सी के बाद जो था जो ट्रेडिंग सिस्टम जो था ये काफी ज्यादा जो था और ज्यादा डेंस हो गया, ये और ज्यादा जो ट्रेडिंग सिस्टम जो था और ज्यादा मजबूत हो गया, ये ट्रेड जो था और ज्यादा एक्सपेंड हो गया, जिसके वजह से क्या था, उस समय की जो जनता होती थी वो जो गोल्ड कॉइन्स होते थे, इन ज्यादा से ज्यादा गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल जो था वो ट्रांजैक्शन करने में इस्तेमाल कर लेते थे, ठीक है। मतलब इन गोल्ड कॉइन को अपने घर में रखने के बजाय क्या था, जो लोग होते थे इन गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल जो था वो ट्रांजैक्शन करने में, ठीक है, चीजों को लेने में जो था
या फिर देने में जो था इस्तेमाल कर लिया करते थे, जिसके वजह से क्या होता था, जो अधिकतर उस समय के जो गोल्ड कॉइन जो थे वो सर्कुलेशन में होते थे। ठीक है, मतलब कि उनका मार्केट के अंदर जो था वो इधर से उधर बहाव जो था बना रहता था। ठीक है, उनको कोई भी व्यक्ति जो था संजो करके अपने घर में जो था नहीं रख पाता था। अब क्योंकि कोई व्यक्ति जो था अपने घर के अंदर जो था इन गोल्ड कॉइन्स को नहीं रख पाया, इसके वजह से क्या था, हमको खुदाई में गोल्ड कॉइन जो था वो 6th सेंचुरी सी के बाद जो था मिलना बंद हो गए। ऐसा भी जो था कुछ हमारे इतिहासकारों का इसके ऊपर जो था ओपिनियन है। तो दोस्तों जो था अगर हम सेकंड चैप्टर की मेजर पोर्शन की बात करें तो यहीं पे होता है इसके मेजर पोर्शन होता है खत्म होता है। ठीक है, बाकी के जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनको भी होता हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए कि वो सारे टॉपिक जो था इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें से एक टॉपिक जो था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना जो था वो सब कुछ है। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो एक्चुअली इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। ठीक है, अभी तक हमने इंस्क्रिप्शन की जो था बहुत सारी बातें कर ली हैं। अब सवाल यहाँ पे आता है कि जो इंस्क्रिप्शन थे जो कि हमको खुदाई में मिले हुए थे, इनको आखिरकार जो था हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हमारे जो इतिहासकारक हैं, उन्होंने इन सारे इंस्क्रिप्शन को आखिरकार पढ़ा कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है ब्राह्मणी की, कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को भैया आखिरकार कैसे पढ़ा गया। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को जो था आखिरकार कैसे पढ़ा गया। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते होंगे कि जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट होती है ये बेसिकली हमको सबसे ज्यादा अशोक के जो भी अभिलेख थे, ठीक है, अशोक के जो भी इंस्क्रिप्शन जो थे उनके ऊपर हमको क्या होता है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट काफी ज्यादा रोते देखने को मिलती है। ठीक है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के रोते खास बात यह है कि आज के हमारे जितने भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, आधुनिक समय में हमारे भारत की जितनी भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, इनमें से अधिकतर लैंग्वेज जो हैं, ठीक है, चाहे आपको बात करें बंगाली की बात करें, ठीक है, या फिर आप बात करें हिंदी की जो बात करें, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इनका एवोल्यूशन जो होता है, इनकी जो शुरुआत होती है ये इसी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट से जो है हुई है। ठीक है, अब सवाल जो है यहाँ पे आता है कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को आखिरकार पढ़ा कैसे गया। ठीक है, तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को आप सब जानते होंगे कि 1838 के अंदर था जो जेम्स प्रिंसेप जो थे, जिनके बारे में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस किया था, इन्होंने जो था इसको बहुत ही सक्सेसफुली पढ़ के जो था दिखाया था। ठीक है, अब इन्होंने आखिरकार कैसे पढ़ा, तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि लेट 18th सेंचुरी के आसपास, ठीक है, 18th सेंचुरी के जो बाद के साल होते हैं, ठीक है, 1850 के बाद के जो भी ईयर्स होते हैं, उस समय क्या होता है हमारे इंडियन के अंदर बहुत सारे जो यूरोपियन स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर जो होते हैं वो सब जो होता है हमारे इंडिया के अंदर जो पंडित वगैरह होते हैं ना, उनके साथ मिल करके जो होता है इस क्या कहते हैं ब्राह्मणी स्क्रिप्ट का होता है अध्ययन हमारे इंडिया के अंदर उस समय जो दूसरी लैंग्वेजेस जो थी, जैसे कि हिंदी हो गया या फिर हमारा बंगाली हो गया, ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस के आधार पर जो होता है जो हमारे यूरोपियन स्कॉलर जो थे वह सब इंडियन पंडित जो होते हैं, हमारे भारत के जो पंडित वगैरह होते हैं उनके साथ मिल करके जो होता है इन सारी लैंग्वेजेस के मदद से ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को होता है पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये सारे लोग जो थे इन्होंने इस लैंग्वेज के जरिए इसको पढ़ने की कोशिश क्यों की, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारे मॉडर्न समय की जितने भी जो लैंग्वेजेस है उनका शुरुआत कहां से हुआ है, ब्राह्मणी से हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि इन दोनों लैंग्वेजेस का जो एवोल्यूशन हुआ ब्राह्मणी से हुआ है, ठीक है, तो इसके मदद से इन्होंने ब्राह्मणी लैंग्वेज को जो था पढ़ने की कोशिश की, और जब इन्होंने जो था इस लैंग्वेज को जो था इसके साथ जो था कंपेयर किया, ठीक है, हिंदी जो और बंगाली लैंग्वेज जो है, जब जिसका एवोल्यूशन जो था ब्राह्मणी लैंग्वेज से जो हुआ था, ठीक है, जब इन्होंने इस लैंग्वेज को इसके साथ कंपेयर करके देखा तो इसका और इसके अंदर था बहुत सारे वर्ड जो थे उनके बीच में सिमिलैरिटी जो थे देखने को मिली। ठीक है, जैसे आपके बुक के बगल में जो था लिखा होगा कि जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट जो थी उसमें दा जो था कुछ ऐसे बना हुआ था, ठीक है, इंडिया वैसे तो भारत के अंदर होता है हमारी जो हिंदी से उसके अंदर हम दा ऐसा बनाते हैं, ब्राह्मणी के अंदर ऐसे बना हुआ था, ठीक है, हम भा जो होता है हिंदी में कुछ ऐसा बनाते हैं, ब्राह्मणी के अंदर होता कुछ ऐसा बना हुआ था, ठीक है, तो कुछ बहुत सारी सिमिलैरिटी जो थे वो ब्राह्मणी और इन दोनों लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलती है, और इसी सिमिलैरिटी के आधार पर जो था जो जेम्स प्रिंसेप जो थे वो 1838 में सक्सेसफुली ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को होता है वो पढ़ ले जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी यहाँ पे बात आती है कि आखिरकार खरोष्टी लिपि जो थी उसको कैसे लिखा गया, खरोष्टी लिपि जो थी आखिरकार उसको कैसे पढ़ा गया हमारे इतिहासकारों के द्वारा। तो खरोष्टी लिपि को जो पढ़ने का जो सिस्टम जो था बिल्कुल ब्राह्मणी लिपि से जो था अलग था। देखिए दोस्तों, खरोष्टी लिपि, खरोष्टी स्क्रिप्ट, ठीक है, जो खरोष्टी स्क्रिप्ट जो थी इसको बेसिकली आखिरकार कैसे पढ़ा गया, तो देखिए दोस्तों जो खरोष्टी स्क्रिप्ट जो थी, ठीक है, होता क्या है जो इंडो ग्रीक शासक जो थे,
इंडो ग्रीक शासक जो थे, मैंने आपको बताया था कि अभी कि इंडो ग्रीक शासकों ने जो कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराए थे, जो भी सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस कराए थे इन्होंने, उसके ऊपर सॉरी सोने के सिक्के कह रहा हूं, जो कॉइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे उस पे क्या था, राजाओं के नाम और उनकी इमेजेस जो थे वो बने होते थे। ठीक है, अब बात यहां पे आती है कि जो भी कॉइन्स जिनके ऊपर इनके नाम वगैरह जो लिखे होते थे, ये नाम एक्चुअली दो लैंग्वेज के अंदर लिखे होते थे। पहला जो लैंग्वेज होता था वो एक्चुअली खरोष्टी के अंदर लिखा होता था, और दूसरा जो होता था वो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर लिखा होता था। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, जो नाम होते थे राजाओं के, इन कॉइन्स के ऊपर दो लैंग्वेज के अंदर लिखे होते थे, एक खरोष्टी और एक ग्रीक। अब होता क्या है कि जो ग्रीक लैंग्वेज जो थी, इस ग्रीक लैंग्वेज को बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर जो थे वो जानते थे। ठीक है, उनको ग्रीक लैंग्वेज जो था पढ़ना आता था। ठीक है, अब क्योंकि हमारे जो यूरोपियन स्कॉलर जो थे उनको ग्रीक लैंग्वेज पढ़ना आता था, तो उन्होंने इस ग्रीक लैंग्वेज के आधार पर जो था, जो खरोष्टी लिपि के अंदर जो शब्द लिखे हुए थे उसको जो था कंपेयर करके जो था पढ़ना शुरू किया, और इसी कंपैरिजन के आधार पर ही जो था उनको खरोष्टी लिपि जो था वो पढ़ने में सक्सेसफुल हुए। ठीक है, इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि मान लीजिए जो होता है कोई दो अक्षर लिखे हों, ठीक है, जैसे हिंदी के अंदर कुछ लिखा हो यहाँ पे, ठीक है, और कोई दूसरी चीज होती है वो किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर लिखी हो जो कि आपको नहीं आती हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए बंगाली के अंदर होता है लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ हिंदी के अंदर जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको हिंदी लैंग्वेज होता है मान लीजिए आती है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है, कि ये का लिखा है, ये खा लिखा है, गा लिखा है। अब यही सेम चीज जो होती है अगर इसी लैंग्वेज के अंदर लिखी हो, बंगाली लैंग्वेज के अंदर लिखी हो, तो आप आसानी से यहाँ से कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि हाँ, अगर यहाँ पे का लिखा है तो ये बंगाली का होता है, ये क्या होगा, ये का होगा। ठीक है, अगर आपको एक लैंग्वेज आती है तो आप इस लैंग्वेज को कंपेयर करके, इस लैंग्वेज को जान करके इस लैंग्वेज को आसानी से होता है पढ़ सकते हैं इस लैंग्वेज के कंपैरिजन के जरिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे गा लिखा होगा तो वही सेम चीज होती है बंगाली के अंदर भी यहाँ पे क्या होगा, गा लिखा होगा। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर करके होता है ग्रीक लैंग्वेज को, ठीक है, खरोष्टी लैंग्वेज के साथ होता है कंपेयर करके हमारे जो यूरोपियन स्कॉलर जो थे उन्होंने सक्सेसफुली खरोष्टी लिपि को था वो पढ़ने में कामयाब हो गए। आई होप दोस्तों आपको जो इंस्क्रिप्शन का मामला होगा वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर होता है एक और टॉपिक होता है फाइनली बचा है। ठीक है, और बाकी की चीजें जो उसके नीचे लिखे हुए हैं वो बकवास है पूरी तरीके से। ठीक है, उनका कोई ज्यादा रोल जो होता नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच रहा है, ठीक है,